उत्तराखंड की धामी सरकार ने आज विधानसभा में समान नागरिक संहिता बिल पेश कर दिया। पुष्कर सिंह धामी जब बिल पेश कर रहे थे उस वक्त सदन में वंदे मातरम, जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे काफी देर तक गूंज रहे थे। वो आपको अभी सुनाई देंगे भैया। इतना ही नहीं, जब वो बिल पेश करके निकले उस वक्त भी सदन में जय श्री राम के नारे गूंजते रहे। लग रहा है राम मंदिर इधर ही आ गया। लग रहा है राम मंदिर इधर ही आ गया। तो एक तरफ जय श्री राम गूंजा तो दूसरी तरफ विमर्श में इस्लाम आ गया। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम कुरान को मानेंगे, यूसीसी को नहीं। कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि यूसीसी का प्रोपेगेंडा खड़ा किया जा रहा है। सुनिए क्या कहा विपक्ष ने और सरकार की तरफ से क्या जवाब दिया गया। यूसीसी का प्रोपेगेंडा खड़ा करना, इस देश में अलग अलग रंग के फूल हैं, अलग अलग रंग के फूलों की महत्ता है। आप पूरे देश को एक रंग में रंग देना चाहते हैं, ये कहीं से भी भारत जैसे विविधता वाले देश के लिए अच्छा नहीं है। बीजेपी लाए, कम्युनिस्ट लाए, एजीपी लाए, सीपीआई लाए, सीपीएम लाए, वेस्ट बंगाल लाए, महाराष्ट्र लाए। गलत जो है वो गलत है। आज इनका चढ़ता हुआ सूरज है। ये चढ़ता हुआ सूरज खुद बताता है कि यूसीसी दुनिया में चलने वाला नहीं है। जो लोग भी आज सर इनका चढ़ रहा है उनको मानना चाहिए 2 घंटे के बाद सूरज डूबने वाला है। ये रह ही नहीं सकता, नेचर का कानून नहीं है। हम कुरान को मानेंगे, उसकी हिदायत को मानेंगे, क्योंकि उन कानूनों से किसी दूसरे को तकलीफ नहीं हो रही। हम अब तक 76 साल से कर रहे हैं, आज तक किसी को कोई परेशानी तो हुई नहीं। लेकिन ये क्यों लाया जा रहा है? पहला सवाल तो यही, लाया क्यों जा रहा है? तो आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि ये सिर्फ वोट पोलराइज करने के लिए लाया जा रहा है। हिंदू मुसलमान करके वोट पोलराइज करने की बहुत पुरानी परंपराएं रही हैं इन लोगों की। आपने बेगैरती बेहयाई आम कर दी। लिविंग रिलेशनशिप को आपने कानूनी दर्जा दे दिया। एक के साथ रहो या 10 के साथ रहो। तो अब इस कानून का औचित्य क्या है कि आप दूसरी शादी नहीं कर सकते? मुझे आप खुद बता दिए। सिर्फ एक ड्रामेबाजी है। और ऐसी सब चीज़ों से देश की एकता, अखंडता और भाईचारा कमज़ोर होता है। जब हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, विकसित राष्ट्र बनने जा रहे हैं, तो इस प्रकार की घटनाओं से देश का विकास भी बाधित होता है और एकता, अखंडता, भाईचारा भी टूटता है। सरकार के मुखिया श्री पुष्कर सिंह धामी जी और उनकी पूरी सरकार को यूसीसी लाने के लिए बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 हटाने का वादा किया, पूरा कर दिया। रामलला का भव्य मंदिर बनाने का वादा किया, पूरा कर दिया। यूसीसी लाने का वादा किया हुआ है देश की जनता से। भाजपा का विचार का मुद्दा है और आज उत्तराखंड यानी देवभूमि से शुरुआत हुई है। आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जो विचारधारा से जुड़े हुए विषय हैं वो आगे बढ़ेंगे। और अब आपको उत्तराखंड विधानसभा में पेश यूसीसी बिल की बड़ी बातें बताते हैं कि आखिर इस बिल में क्या प्रावधान किए गए हैं। उत्तराखंड में कानून बनने के बाद लड़की की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल होगी। अगर आपका कोई जीवित जीवन साथी है तो दूसरी शादी आप नहीं कर पाएंगे। शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। तलाक केवल कोर्ट में हो सकेगा। तलाक के नियम ना मानने पर 3 साल की सजा होगी। तलाक पर पति पत्नी को बराबर हक मिलेगा। पैतृक संपत्ति में बेटियों को समान अधिकार मिलेगा। मुस्लिम महिलाएं बच्चा गोद ले सकेंगी। 1 महीने के अंदर लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उत्तराखंड के सभी निवासियों पर यह कानून लागू होगा, चाहे वो उत्तराखंड में रहते हो या फिर राज्य से बाहर रह रहे हो। लेकिन अगर उत्तराखंड के निवासी हैं तो यह कानून आप पर लागू होगा। हालांकि इस कानून में अनुसूचित जनजातियों को छूट दी गई है। उनकी परंपराओं और मान्यताओं को देखते हुए यह उन पर लागू नहीं होगा। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बड़ा पैनल है। मेरे साथ आरपी सिंह हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। वारिस पठान हैं, एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं। तहसीन पूनावाला है, राजनीतिक विश्लेषक। शोएब जमई है, अध्यक्ष हैं इंडिया मुस्लिम फाउंडेशन के। और इसके अलावा मेरे साथ शादाब शम्स हैं, चेयरमैन हैं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के। इस वक्त लाइव हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वारिस पठान, शुरुआत आपसे, क्या प्रतिक्रिया है? यूसीसी बिल आ गया है। देखिए गौरव साहब, बीजेपी की सरकार जब से सत्ता में आई है संविधान का गला घोट रही है, लोकतंत्र का कत्ल कर रही है
और प्लुरलिज्म और सेक्युलरिज्म जो हमारे देश का उसका पूरी तरह से खात्मा कर रही है। ये क्या जरूरत है यूसीसी का बिल लाने की, चलिए बताइए मुझे। ये 2024 के चुनाव के पहला पूरा पोलराइजेशन इनको करना है, इनको हिंदू मुसलमान करना है, जो मुसलमान के अधिकार राइट जो दिए हैं मुसलमानों को वो छीनने की कोशिश कर रही है और इसके अंदर वो पूरे संविधान का कत्ल कर रही है। अभी आप देखिए आर्टिकल जो है 29 राइट टू कल्चर है, फंडामेंटल राइट है जो संविधान ने हमको दिया डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए, उसका क्या कलर है? प्लुरलिज्म और सेक्युलरिज्म जो हमारा आर्टिकल बताता है 25, 26, 29, 14, 19, 21, ये संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये इसको क्यों खत्म करना चाहती है यहाँ पर और क्या फायदा होने वाला है इनको इस वक्त लाके? क्या है, जबकि लॉ कमीशन ने भी पहले कह दिया था कि यूसीसी लाना हमारे देश के लिए सही नहीं है, प्रॉपर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ यूसीसी आप उसको नहीं कर सकते खत्म। आप देखिए डायरेक्ट प्रिंसिपल जो है उसमें और एक चीज है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए। अगर देश का जो पूरा खजाना है वो तो कुछ ही लोगों के पास है, तो क्या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लोग करेंगे? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर लिक्वर बैन की बात है, लिकर बैन का क्या करेंगे वो? अब कितने हमारे देश के अंदर ऐसे राज्य जहां पे अपना अपना कल्चर चलता है, अपना अपना कानून। अब गोवा के अंदर जो है वो गाय तो यम्मी है, कुछ स्टेट के अंदर गाय तो मम्मी है। अब क्या चलाएंगे लोग? तो मतलब उत्तराखंड के अंदर ये अलग कानून चलाएंगे, गुजरात में अलग कानून चलाएंगे, महाराष्ट्र में अलग कानून चलेगा। चलिए इसमें आदिवासी जो ट्राइबल्स को जो लोग ने अलग कर दिया है। दूसरी बात जो अहम है उसमें यह है कि बिना चर्चा किए पहली मर्तबा हम लोग तो ये देख रहे हैं कि यहाँ पे असेंबली के अंदर बिना चर्चा किए आप एक ऐसा बिल लेकर आ जाते हो जो एकदम असंवैधानिक है। तो चर्चा का मतलब क्या है? फिर एमएलए जो जीत के गए वो क्या करने वाले? तो ऐसे बिलों को उठा के खारिज करना चाहिए और हम यूसीसी का पुरजोर रीत से कंडेमनेशन करते हैं और हम इसका अपोज करते हैं। पहले अब आरपी सिंह सुनिए क्या कह रही है एआईएमआईएम ओवैसी की पार्टी। बिना चर्चा के ले आए और आपका इसमें वेस्टर्न इंटरेस्ट है। देखिए चर्चा तो अभी होनी है, बिल लाया गया है और उसमें चर्चा होगी, इसलिए तो बिल इंट्रोड्यूस किया गया। असल में क्या है, इनको कानून को मानना नहीं, इनको संविधान को मानना नहीं, इनको जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसको मानना नहीं। ये जो अपनी मनगढ़ंत कहानी बनानी है, इनको अपने एक वोट बैंक को एक मनगढ़ंत कहानी परोसनी है और परोस रहे हैं। तो जरा ये आर्टिकल 29 की बात करें तो आर्टिकल 44 की जरा जानकारी ले लें। आर्टिकल 44 कहता है कि भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करना चाहिए। ये कानून के जो निर्माता थे उन्होंने लिखा है, हमने तो लिखा नहीं। उसमें प्रयास हो रहा है, उसमें इनको क्यों दिक्कत हो रही है? और दूसरी बात ये बता दीजिए कि इनको सबको एक जैसे अधिकार हो, उसमें क्या दिक्कत है? खासकर महिलाओं को एक जैसे अधिकार मिले, तलाक के मामले में, विवाह के मामले में, उत्तराधिकार के मामले में, जहाँ किसी बच्चे को गोद में लेना है उसके मामले में, जो जितने मामले हैं उन सब मामलों में नहीं तो सबको अगर एक समान अधिकार देना था तो आपने अनुसूचित जनजातियों को बाहर क्यों रख दिया इससे? अभी कोई, क्योंकि उनके ट्रेडिशंस अलग हैं, हमारे ट्रेडिशंस, हम जो बाकी लोग उनके ट्रेडिशंस अलग हैं, इसलिए उनको बाहर रखा गया। पर ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, क्योंकि उनके रिचुअल्स अलग हैं, इसलिए 44 कहती है कि ये प्रयास करना चाहिए। ये क्योंकि वो ये प्रोसेस है, ये शुरू हुआ है प्रोसेस। अरे एक रुको यार, ये प्रोसेस शुरू हुआ है और ये प्रोसेस शुरू होकर ग्रेजुअली उस तरफ ही बढ़ेगा। परंतु आज तो ये प्रयास जो कहा गया उसके अंदर पहला स्टेप है। इनको क्या दिक्कत है उसमें? और ये कहते हैं कि अलग अलग होंगे, गोवा के अंदर गाय का अलग है, ये सब अपनी कहानी गाते हैं। इसमें गाय के खाने पीने का, जहाँ आपका पूजा पद्धति का, इससे कुछ लेना देना नहीं है। इसमें सिर्फ आपके अधिकार कैसे होंगे, आपके सिविल राइट्स कैसे होंगे उसकी बात है। और ये कानून के अंतर्गत नहीं हो रहा है, कानून से बाहर नहीं हो रहा। हाँ, अभी चर्चा होनी है, ठीक है, चर्चा होनी है मेरे ख्याल से, क्योंकि उत्तराखंड से कानून आया है। तहसीन को शायद आवाज नहीं जा रही है, तहसीन को जरा आवाज जाए तो वहां तक बोलिए, तहसीन को कनेक्ट कीजिएगा। तहसीन में आ रहा हूं, आ रही है, ठीक है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हमारे साथ हैं शादाब साहब, जरा उनसे बात कर लेता हूं। आप उत्तराखंड से हैं सर, और देखिए उत्तराखंड से एक ऐसी बहस है जो पूरी देश में अब इस वक्त सबसे हॉट टॉपिक है। आप वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, मुसलमानों के लिए बात करते हैं ना, और मुसलमानों के नेता कह रहे हैं कि हम कुरान मानेंगे, यूसीसी नहीं मानेंगे। आप किसको मानेंगे? हम यूसीसी को भी मानेंगे और कुरान को भी मानेंगे, और ये मानेंगे कि जैसे तलाक वाला इशू है, हम कुरान को अभी भी मान रहे हैं। जब 3 तलाक आए तो सबने कहा हम कुरान को मानेंगे, तो हमने कहा भाई हम भी मुसलमान हैं, हम भी कुरान को मानेंगे। लेकिन 3 तलाक के अलावा भी तो तलाक हैं, तलाक के हसन और तलाक के हसन। ऐसे ही कोई किसी की जिंदगी खराब कर दे
तो हम ये कह रहे हैं कि जो कुरान ने कहा ये किसी के मजहब के साथ छेड़छाड़ नहीं है। ये जो विपक्ष बरगलाने की कोशिश कर रहा है, बार बार ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, बिल्कुल नहीं है। मैं मुसलमान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 बार हज किया है। मैं कैसे मान लूं कि ये मुसलमानों के खिलाफ है? मुझे बता दीजिए किस चीज में खिलाफ दिख रहा है। ऐसे तो आपने कहा था 3 तलाक में खिलाफ है, उसे तलाक बिदअत कहा गया। वो एक जो हमारे पास तलाक हसन तलाक एहसन थी, उस लाइन को हम नहीं फॉलो कर पा रहे थे। तो हमें चीजों को वक्त के साथ साथ चीजों को बेहतरी की तरफ जाना चाहिए, इस्लाम भी कहता है। तो अगर हमारे पास दूसरे ऑप्शंस हैं तो उन ऑप्शंस को आज के दौर में आगे बढ़ना चाहिए। जितना मैंने ये ड्राफ्ट पढ़ा है, ये ड्राफ्ट साफ कहता है कि यूसीसी लागू होने के बाद जिस पर भी ये यूसीसी लागू हो, उन सब को तलाक केवल कोर्ट से मिलेगा। 20 नहीं, हम कब कह रहे हैं कि कोर्ट से नहीं मिलेगा, लेकिन कोर्ट भी तो, शरीयत भी तो यही कहती है कि वो शरई कोर्ट में जाए। हम ये कह रहे हैं कि 6 महीना का वक्त मिल रहा है, आप 2 लोगों ने मन बनाया है कि हमें साथ नहीं रहना है और आपको कोर्ट जाने का मौका कोर्ट दे रहा है, 6 महीने का टाइम दे रहा है, तो अच्छा है। आप लोग अगर तय करके कोर्ट के बीच में डालेंगे तो गारंटी आती है, विश्वास आता है कानून के ऊपर। और मैं ये कह रहा हूँ, इसीलिए हमारे यहाँ काजी हुआ करते थे कि अगर कोई नहीं सुन रहा है तो काजी सुनेगा। चलिए मैं शोएब जमई से इस पर रिएक्शन लेता हूँ। शोएब जमई सुनिए। ओके शादाब साहब रुकिए। शोएब जमई, अब आपका रिएक्शन। मैं तहसीन आ रहा हूँ, 1 मिनट जरा शोएब जमई का रिएक्शन ले लूँ, फिर आ रहा हूँ आपका। शोएब जमई बताइए, आपको इस यूसीसी में क्या नजर आया? देखिए, पहली प्रथम दृष्टिया तो ये बिल यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, अनयूनिफॉर्म। और ये ऐसा मालूम होता है कि हिंदू अपीजमेंट कोड ज्यादा है। जिस तरीके से आप बिल पेश करते वक्त एक धार्मिक नारा लगाते हैं, उद्घोष करते हैं, तो ये एक संवैधानिक संस्था में बैठ करके आप एक वर्ग को अपीजमेंट कर रहे हैं। ये शुरुआत ही गलत है। अगर आपको सबको साथ लेना है, सारी चीजें आपको अच्छे से लागू करना है, तो आपको सभी वर्गों का एक विश्वास लेना चाहिए। आप मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा मुस्लिम वर्ग का डेलीगेशन या मुफ्ती या काजी या शहर के साथ इस तरह से मशवरा हुआ या एक बड़ा बोर्ड कमेटी बिठा करके उसमें रिकमेंडेशन लिया गया? ये थोड़ा मुझे इसका जवाब दे उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आपने, जाहिर सी बात है कि अभी खुद ही बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे हम लोगों के ट्रेडिशंस का और कल्चर का ख्याल रखते हैं। तो सर, आप आदिवासियों का तो ख्याल रखने की बात कर रहे हैं क्योंकि आपको वोट बैंक साधना है। अभी झारखंड में आपकी सारी निगाहें हैं, लेकिन आप क्या मुसलमानों के कल्चर और ट्रेडिशंस का ख्याल नहीं रखते या दूसरे वर्गों का ख्याल नहीं रखते? सवाल ये होता है कि मैं कतई यहाँ से तलाक और इसके फेवर में नहीं हूँ और महिलाओं के उत्पीड़न में नहीं हूँ, लेकिन उसका रास्ता एक सहज तरीके से होना चाहिए, ना कि जबरन। और कोई भी ऐसी चीज जो शरीयत के खिलाफ है, सीधे सीधे यहाँ से टकराव होगा। तो मेरा मानना है कि वहाँ पे मुसलमानों को शरीयत को लाजमी रखना चाहिए जो अधिकार के मामले है, और वहाँ पे इस तरह की चीजें नहीं लागू होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि ये लागू नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं जरा तहसीन के पास जाऊंगा। तहसीन, क्योंकि आप बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे इस पैनल में है, तो मैं पॉलिटिकल सवाल ही पूछता हूं आपसे। तहसीन, एक सीधा सवाल, यूसीसी की टाइमिंग, यूसीसी बहाना, 2024 निशाना, या यूसीसी इस देश की सबसे बड़ी जरूरत? क्या मानना है तहसीन पूनावाला का? गौरव भाई, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। ये सबसे पहली बात हम इस चीज़ को क्लैरिफाई कर दें, यूसीसी नहीं है, ये उत्तराखंड सिविल कोड है, यूसीसी बिल्कुल नहीं है। अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड होता तो ट्राइबल्स को एक्सेप्शन नहीं मिलता। दूसरी बात हम क्लैरिफाई कर दें कि देश में पहले सूबे में यूसीसी नहीं आ रहा है, गोवा में ऑलरेडी यूसीसी है। और मैं आपको 1-2 चीज़ बाकी स्टेट्स की बताकर फिर मैं यूसीसी पर आता हूँ। गोवा के अंदर जहाँ पर यूसीसी ऑलरेडी था, जहाँ पर भाजपा की सरकार है, वहाँ पर एक हिंदू मर्द दोबारा से शादी कर सकता है अगर उसको बेटी ना हो 30 साल की उम्र तक। गुजरात में जहाँ से माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री आते, एक हिंदू मर्द मैत्री करार कर सकता है, यानी कि रजिस्टर्ड गर्लफ्रेंड रख सकता है। इन प्रावधानों को पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। कोई बात नहीं, इन्होंने प्रावधान लाया, पर ये यूसीसी ने ट्राइबल्स को बाहर रखा गया, वरना एक स्टेट में एक कानून होता। तीसरी बात टेक्निकल बताते, चौथी बात में पॉलिटिकल करूंगा। हमारे मुल्क में जम्मू एंड कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, नागालैंड से लेकर गुजरात तक, एक देश एक कानून मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस और अडॉप्शन के लिए ऑलरेडी है। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, जिसके तहत मैंने शादी की। ये कानून के तहत कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर आप ब्राह्मण हो, दलित हो, ट्राइबल हो, हिंदू, मुसलमान हो, आप इस कानून के तहत शादी कर सकते हो। और ये कानून सारे देश में एक है, ट्राइबल एरियाज में, मेनलैंड एरियाज में, किसी भी एरिया में। तो मुझे समझ में आता नए कानून की जरूरत क्यों थी, क्योंकि ये कानून ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था। लेकिन जो आपका सवाल है
क्या ये पॉलिटिकल है? बिल्कुल पॉलिटिकल है कि देश के पॉलिटिक्स का दुर्भाग्य ये है कि बीजेपी फंडामेंटल राइट्स पर अटैक कर रही है और जो विपक्ष है, खास करते जो लोग आपके पैनल पे बैठे मुसलमानों के नुमाइंदे बनते, ये इसको हिंदू मुसलमान इशू बना रहे, क्योंकि ये हिंदू मुसलमान इशू है ही नहीं। मैं आपको स्टेटिस्टिक्स बता दूं, सबसे ज्यादा अगर बच्चियों का विवाह होता है 10 साल की उम्र, वो हिंदू बच्ची आई, मुसलमान नहीं। तो ये हिंदू मुसलमान विवाह नहीं, हमें उनकी मदद करनी है। अगर सबसे ज्यादा पॉलीगमी है, यानी कि एक आदमी की 2 पत्नियां, वो मुसलमान नहीं हिंदू है, तो हमें उनकी मदद करनी है। ये उस पर ये मुसलमानों का इशू है ही नहीं। लेकिन कुछ लोग आपके चैनल पे भी मुसलमानों के नुमाइंदे बनते इसलिए बैठते क्योंकि पोलराइजेशन से भाजपा को फायदा होता है, और ये पोलराइजेशन दुर्भाग्यपूर्ण तो आप नाम है। लीजिए ना, आप किसका कहीं ऐसे प्रावधान है, इशारों तो मैं में मानता हूं किसकी कोर्ट तरफ स्ट्राइक निशाना डाउन है करें। तहसीन? नहीं, मैं गिनती के 5 लोग बैठे हैं। ये एमआईएम वाले जो बैठे हुए, जी मैं कह रहा हूं गिनती के 5 लोग बैठे हैं, डर किस बात का? नाम लीजिए। मैं एमआईएम की बात कर रहा हूं। नहीं, मैं एमआईएम की बात कर रहा हूं, मैं पॉलिटिकल पार्टीज की। एमआईएम जैसे पार्टी या कुछ मुस्लिम एमपीज जो बार बार शरिया की बात करते हैं, इसे उसे कोई लेना देना नहीं है। सवाल यह है कि डेटा बताता है कि जहां पर ज्यादा पीड़ित है वो अलग कम्युनिटी है। आप इसको हिंदू मुसलमान क्यों बना रहे ताकि भाजपा का फायदा हो? लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है जो फंडामेंटल राइट्स पे अटैक हो रहा है, और मैं मानता हूं उत्तराखंड हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कुछ प्रावधानों को स्ट्राइक डाउन करेगी। ठीक है, लेकिन तहसीन एक वो बात है ना, मजे तो सब लेते हैं, मारा बेचारा एक मोहल्ले का जो सबसे बदनाम इंसान होता है वही जाता है। आज देखिए समाजवादी पार्टी के सांसद की भी यही लाइन है कि यूसीसी नहीं मानेंगे, कुरान मानेंगे। प्रतापगढ़ी, इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस पार्टी के सांसद, वो कह रहे हैं एक नियम सब पे क्यों लागू करना चाहते हैं? सुन लीजिए, बदरुद्दीन अजमल कह रहे हैं कि ये नियम नहीं चलेगा, ये हिंदू मुसलमान करने की कोशिश हो रही है। लेकिन एआईएमआईएम बदनाम है। ठीक है, पहले एआईएमआईएम फिर बीजेपी। जवाब दीजिए वारिस पठान। अरे ये देखिए मैं जवाब दूंगा। मैं सबसे पहली बात ये बताना चाहूंगा, कुछ लोगों ने सही कहा कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, मोदी जी हिंदू सिविल कोड लाने की कोशिश कर रहे हैं। और बार बार कहूंगा मैं कि मुसलमानों के अधिकारों को छीनने की पूरी ये कोशिश की जा रही है। हम जो 14 साल से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं उसको छीनने की कोशिश की जा रही है। सिंह साहब को तो शायद ये पता नहीं है कि लॉ कमीशन ने बीच में सबसे प्रस्ताव मांगे थे, हमारी पार्टी ने भी उनको लिख के प्रस्ताव दिया, उसका क्या हुआ पहले वो तो बताओ, हमको जवाब दो। और सिंह साहब अगर सामान्य कानून लगाना है ना, तो पहले सामान्य कानून उन पे लगाइए जो बोलते हैं चुन चुन कर मारेंगे, 15 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 5 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, सबको खत्म कर डालेंगे, देश के गद्दारों को गोली मारो, डैश डैश डैश, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं होता। लेकिन एक अगर मुसलमान का मौलाना खड़े होकर कहीं बोल दे जो उसका नाम लिए बिना, किसी की आस्था को ठेस किए बिना, अगर कुत्ते वर्ड का इस्तेमाल करते तो उसके ऊपर एफआईआर हो जाता है और एटीएस लाके गुजरात चली जाती है। तो पहले सामान्य कानून ऐसे लोगों पर लगाइए ना। अगर सामान्यता आपको देश में दिखाना है तो सामान्य दिखाइए, ठीक है, हम भी एफआईआर कर रहे हैं उन पे, उनको अरेस्ट करके जेल में डालेंगे। लेकिन नहीं, आपको तो 2024 के पहले पोलराइज करना है सिचुएशन, इसलिए 370, राम मंदिर, यूसीसी, ये पूरा बहाना है। मोदी को डर पता है कि हार रहे हैं वो, क्योंकि लोग सवाल पूछ रहे हैं मोदी साहब आपकी गारंटियां, जो आप चिल्ला चिल्ला के गारंटियों की बात कर रहे हैं, एक भी गारंटी फुलफिल की क्या आपने? चलिए, 15 लाख रुपया आने वाला था, आया क्या? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना था, मिला क्या? फंडामेंटल राइट्स पर बहुत बड़ा हमला है, ये भी कह रहे हैं तहसीन पूनावाला। ओके, जवाब आरपी सिंह साहब। एक तो जो ये कह रहे हैं वारिस पठान, दूसरा फंडामेंटल राइट्स पर बहुत बड़ी चोट है। जो फंडामेंटल राइट है उस पर खतरा है। जी, पहले बता तहसीन पुनेवाला साहब, धन्यवाद, आपने विस्तृत जानकारी दी। और अच्छा है अगर ये कई कुरीतियां अगर किसी और धर्म जाति में, तो वो भी ठीक होनी चाहिए। अगर आपके हिसाब से भी जाऊं, हालांकि मुझे आपके डेटा सोर्स पे कोई जानकारी नहीं है ना उसका कोई कंफर्मेशन, परंतु अगर मैं आपके डेटा सोर्स मान भी लूं तो अच्छा बात है, स्वागत करना चाहिए, आपको भी स्वागत करना चाहिए, सबको स्वागत करना चाहिए कि हिंदुओं में भी अगर कहीं कुरीति बच गई है उसको भी ठीक करना चाहिए, या सिखों में या किसी और धर्म, जैन में या बौद्धों में या किसी और में धर्म में कुरीतियां, तो सब ठीक होनी चाहिए, इसमें अच्छी बात है। परंतु ये जो बार बार कह रहे हैं कि ये कोई किसी धर्म के विरोध में है, मुझे बताइए, किसी बेटी को अगर बराबर अधिकार मिल रहा है तो उसमें धर्म कहां से आ गया? अगर किसी को 4 विवाह करने से रोका जाए तो उसमें धर्म कहां से आ गया? नहीं, वो कह रहे हैं कि शरीयत में हमें ये कानून है और ये केवल कानून मुस्लिमों को टारगेट करने के लिए लाया गया, वो यही तो कह रहे हैं। ऐसा एक मिनट, ये ट्रिपल तलाक की बात भी ऐसे ही कहते हैं, दुनिया में कितने देशों में ट्रिपल तलाक लागू नहीं है? अब ये मुझे वर्णन देने की जरूरत नहीं कि मिडिल ईस्ट के देशों में भी ट्रिपल तलाक लागू नहीं था, परंतु ये तो कहते हैं ट्रिपल तलाक हमारे को अलाउड है। परंतु
अरे एक मिनट दोस्त, अरे एक मिनट रुक जाओ दोस्त, आपको टोकता नहीं, अच्छी बात, मैं 10 बार टोकूंगा अगली बार बोलते हुए। है ना, उसका क्या अरे करेंगे? एक अगली बार 10 बार टोकूंगा। और दूसरी बात ये कहां से भटका रहे हैं लोगों को ये कहकर कि हमें कोई अधिकार नहीं मिल रहा, हमें कोई कंप्लेंट करने की। अरे आप जाइए ना कोर्ट में जाकर कंप्लेंट का, अगर कोई कंप्लेंट लागू नहीं कर रहा है, जहाँ आपकी कोई एफआईआर पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो कोर्ट से जाकर उस पर आप ऑर्डर ला सकते हैं। परंतु इस दो चीजों को मिक्सअप करने का कोई लाभ नहीं। जो सच है वो ये है कि इससे महिलाओं को बराबर अधिकार मिलेगा और देश में एक जैसा नहीं लेकिन आरपी सिंह साहब एक मिनट, ये जो बार बार कहते हैं सिंह साहब लॉ कमीशन महिलाओं को अधिकार मिलेगा, ये अच्छी बात है, महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन उस कम्युनिटी की महिलाओं से बात की है आप लोगों ने इस कानून को बनाने के पहले? जी मैं उत्तर दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश सरकार, सॉरी उत्तराखंड सरकार ने सबको निमंत्रण दिया था। अरे आपको घर बैठे थोड़ा नहीं किया, आप यहां बैठे हुए अपने घर में बैठे हुए एसी के कमरे में बैठकर आप बातचीत करते हैं। वहां पर सबको पूरी छूट दी, सबने अपनी अपनी राय दी कमीशन के आगे। और इसी प्रकार ये जो लॉ कमीशन की बात करें उसके आगे भी सबको छूट मिली थी। जून के महीने तक सबको सबने अपनी जानकारियां जो अपने बारे में, जो अपने धर्म के बारे में जाए, उसमें सब लोगों ने अपनी जानकारियां दी और अपने तथ्य रखे, अपने पक्ष रखा है। इसी प्रकार यहाँ पर भी सबको पक्ष रखने का मौका मिला और ये अभी एक ड्राफ्ट आया है जिसको कि वहां पर प्रेजेंट किया गया। इस पे बहस होगी तो इस पे चर्चा कर जो जिसने जो कहना है, कांग्रेस के भी सांसद वहां पर शादाब जो हमारे साथ हैं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के पास जाऊंगा। ओके, आपने बात कह दी, मैं आऊंगा अभी शोभ जमाई। शादाब भाई मुझे ये बताइए, आप यूसीसी ला रहे हैं, आप कोई बिल ला रहे हैं, जब आप एक कानून जिसके ऊपर ये आरोप लगता है कि एक दूसरे धर्म को टारगेट करने के लिए लाया जा रहा है उसको पेश कर रहे हैं और पेश करते वक्त आप जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, तो क्या मुस्लिमों में कोई मैसेज जाता है इसका? नहीं, बिल्कुल नहीं जाता। पॉलिटिकल लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं वो पॉलिटिकल है, मुसलमानों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो विरोध करने वाले हैं उन जिन्होंने राम का विरोध किया, जिन्होंने हर चीज का विरोध किया, वो विपक्ष धर्म निभा रहे हैं और वो विरोध करते आए। क्योंकि अगर इससे राम से देश के संविधान को खतरा होता तो उसके प्रेम्बल में श्री राम के फोटो के साथ श्री राम ना होते। ये बेवकूफी वाली बात, मुझे लगता नहीं ये बातें कहां से आ रही हैं। इस देश के अंदर कहा है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। किसने कहा? अल्लामा इकबाल साहब ने कहा। अल्लामा इकबाल साहब ने ये भी कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उन्होंने ये भी कहा। और उसी हिंदुस्तान के नागरिक ये भी हैं जिनके बारे में सुनिए उसी हिंदुस्तान के बाशिंदे ये भी हैं जिनके लिए यूसीसी लाया गया और वो आपके सामने टीवी पर बैठकर विरोध कर रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूं, आप भी उसी कम्युनिटी से आते हैं, मुस्लिमों को क्या फायदा होगा यूसीसी आने से? बताइए, 4 पॉइंट बताइए जल्दी से। जी, पहले तो एक जो एसटी की बात इन्होंने कही कि शेड्यूल ट्राइब्स को अलग रख दिया गया। शेड्यूल ट्राइब्स को अलग रखने के पीछे का कारण रहा कि उनको एक स्पेशल एक्ट से गवर्न किया जाता है। सेंट्रल एक्ट है सेक्शन 10 में, उसे एक बार जरा देख लेंगे। क्योंकि देश के सभी जो ट्राइब्स हैं उनके ऊपर वो आता है, इसलिए वो उस दायरे से बाहर है। इंटेंशन गलत नहीं थी। दूसरी बात, इन्होंने कहा जो प्रश्न पूछा गया उसमें एक प्रश्न ये पूछा गया कि ये हमारी जो लाइन आपने कही, मैं थोड़ा सा उससे कंफ्यूज हो गया। मेरा कहना यह है कि हम किसी के मजहब के खिलाफ नहीं है, सरकार किसी के मजहब को तकलीफ नहीं पहुंचा रही। अब बहनों को, बेटियों को बराबर का राइट्स दिया जा रहा है। 50% प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी, इस्लाम ने कहा था कि बेटे की प्रॉपर्टी से आधी प्रॉपर्टी तो हिस्सेदारी तो अभी भी देते थे मुस्लिम, अपनी बेटियों को पैतृक संपत्ति में नहीं देते थे। मैं बोल रहा हूँ कि वो अच्छी लाइन थी, लेकिन वो 1400 साल पहले थी। आज मेरे नबी मोहम्मद साहब अगर इस बात को सुने कि बेटियों को जब बिल्कुल कूड़े की नजर से देखा जाता था, तब अरब में इज्जत देनी शुरू की गई, बेटी के पैदा होने पे खुशियां मनाई गई, उसे 25% दिया गया। आज अगर 50% देने की बात क्या हो रही है? इससे तो मेरे नबी को और उसके मानने वालों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जानी चाहिए थी। विरोध क्यों हो रहा है? मैं तो ताज्जुब कर रहा हूँ। मैं भी इस्लाम का मानने वाला हूँ। 50% अगर बेटियों को मिल रहा है तो इस पे विरोध किस बात का? अभी आप 4 फायदे नहीं गिना पाए, एक फायदा गिनाया आपने, जल्दी बोलिए 3 फायदे और क्या है? जी, तीसरी बात मैंने कहा कि अब मेरी बहनों को, भाई हम सब जानते हैं कि मुसलमान भी अब 18 साल से कम उम्र पे शादी निकाह नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो कर रहे हैं उनको क्यों बचने का मौका दिया जाए? क्यों करें? बेटियों को पढ़ने का मौका दिया जाए, खुले पर दिए जाए। 18 के साल के बाद 2 फायदे, तीसरा फायदा जल्दी बताइए। जी, तीसरी बात मैंने कही कि आज मुस्लिम समाज मुख्य धारा में जुड़े। अब कि देश आगे बढ़ेगा, विकसित भारत की ओर हम बढ़ रहे हैं, एक जैसे कानून हो, तो मुझे लगता है कि आज जरूरत नहीं है अब किसी को कहने की जरूरत। चौथा फायदा बताइए। ऑटोमेटिकली नाम आ जाएगा। चौथा फायदा बताइए। कि आज निजात मिलेगी
तमाम उन बुराइयों से आज जो हमने सर गोल गोल नहीं, टेक्निकल बात। 3 फायदे आपने बताए, चौथा फायदा जी, चौथा फायदा ये होगा कि जो जिस तरह से हमने तलाक 3 तलाक पे कंट्रोल आया है, सब जानते हैं, जो विरोध कर रहे थे वो भी जानते हैं कि 3 तलाक से मुस्लिम बहनों को कितना सुकून मिला है उसके खत्म हो जाने के बाद से। अब मुझे लग रहा है कि जो ये इद्दत वाला मामला है, इसका इद्दत का मामला हमल से था, और आज हमल का इलाज हम सब जानते हैं कि सब साइंटिफिक दौर में हम आगे बढ़ रहे हैं, और उस साइंटिफिक दौर में सब प्रेगनेंसी टेस्ट हो जाते हैं, पता चल जाता है। बेटियों को बाउंडेशंस में नहीं रखना है। अब बेटियों को हम ये कह रहे हैं, वो सब बेटियां अपना दायरा जानती हैं, उन्हें आराम से चीजों को करने देना है। वो खुले आसमान बच्चे हैं, उसके अपने बच्चों की परवरिश करना है। शोएब जमई के पास जाऊंगा मैं अब। ओके यूसीसी को शरीयत के दायरे में मानेंगे। ओके शोएब जमई सुन लिया आपने। ओके ठीक है सर, रुकिए। शोएब जमई सुन लिया आपने। तो आप नहीं चाहते क्या कि आपकी कम्युनिटी की महिलाओं को या किसी को भी XYZ को इस कानून की वजह से फायदा हो? नहीं, आपको क्या लगता है तो फिर यूसीसी क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए लाया गया? ये इतना फैसिस्ट क्यों है मुसलमानों के मामले में यूसीसी के बारे में? ये खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग या उत्तराखंड में जो बैठे हुए लोग हैं, वो इसको इम्फेसिस करने का मतलब ये है कि आपका टारगेट एक विशेष वर्ग है। मुझे देखिए एक बात, जमाई साहब आप बोल रहे हैं, हम तो कह रहे हैं आपको तो बोलना ही नहीं चाहिए था। आप ही मुसलमान चिल्ला रहे हैं, हम तो उत्तर दे रहे हैं, सिर्फ हमने तो आंसर दिया। हम तो कह रहे हैं सबके लिए समान होगा, बढ़ते हुए भारत की तस्वीर है, विकसित भारत की ओर आगे बढ़ेंगे। समान नहीं है। सुन लीजिए, मैंने आपको भी गौर से सुना शादाब भाई। मैं मिलूंगा, मैं उत्तराखंड आऊंगा तो आपसे मुलाकात भी करूंगा। बिल्कुल, मुझे खुशी होगी। उत्तराखंड में जो है ट्राइबल की आबादी मुसलमानों से ज्यादा है, सिर्फ 6% मुस्लिम है वहाँ पे उत्तराखंड में, और ट्राइबल जो आबादी है वो मुसलमानों से ज्यादा है। लेकिन फिर भी उनके लिए छूट है क्योंकि उनके ट्रेडिशन का ख्याल है, और उनसे भी ज्यादा कम आबादी जो माइनॉरिटी है उनको आप यहाँ से उसमें शामिल कर रहे हैं। अब ठीक है, शामिल तो आप कर रहे हैं, कानून बन रहा है, ये एक बड़ा इशू बन जाएगा। लगता है शोएब जमई से संपर्क टूटा। एक मिनट। नहीं, संपर्क नहीं है, संपर्क मेरा बिल्कुल ठीक है और मैं बहुत बिल्कुल जवाब दूंगा। सुनिए, आपने विश्वास हासिल करने के लिए समाज के वर्ग के किन बड़े उलमा से और मुफ्ती अकराम से मशवरा किया, इस पर भी जवाब हम शादाब जी से लेंगे। मेरे जवाब के बाद नंबर 1 शरीफ में हज हाउस के अंदर उलेमाओं के साथ बैठक के बाद जवाब कमेटी की हुई, तमाम उलेमाओं के साथ चर्चा हुई शोएब भाई। और आपको लगता है कि जो मुफ्ती अकराम हमारे उलमाए हक है, वो शरई मामले में जो चाहे वो बेटियों के यहाँ से अधिकार का मामला हो, तमाम मामला, उसमें शरीयत में छेड़छाड़ की इजाजत देंगे? जिस तरीके से आप बात कह रहे थे कि हुजूर को खुश। शोएब जमई कहे, अभी दोबारा मैं कहूंगा तो शोएब जमई कहेंगे नहीं मेरा संपर्क बिल्कुल सही है, लेकिन शोएब जमई फिर से संपर्क चला गया। मैं कनेक्शन सही करता हूँ। तहसीन पुनावाला कुछ बोलना चाह रहे हैं। तहसीन पुनावाला, जब हुजूर ने तरीका बनाया तो क्या यहाँ से उनको मालूम नहीं था? ओके शोएब जमई, ज्यादा फहम रखते हैं। देखिए दो चीज, एक मिनट एक साथ बोलने लगे। एक मिनट शोएब जमई भी रुक नहीं, उनके विजडम की तौहीन कर रहे हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। और किसी साहब ने कहा कि हम लोग जो है भड़काते हैं। साहब 6 साल से 7 साल से हमारा मकसद सिर्फ एक ही है, और वो एहतजाज हमने किया। मैं पेंडुलम की तरह कभी भाजपा की तरफ, कभी कांग्रेस की तरफ, कभी इधर उधर नहीं करते हैं। हमने हमेशा समाज और कम्युनिटी की बात की, हम पेंडुलम नहीं है। ठीक है, ओके, आप पेंडुलम नहीं है। आप पेंडुलम क्यों समझते हैं भाई इनको? शादाब जी आप जवाब देना चाहते हैं? जवाब दीजिए, फिर आरपी सिंह के पास जाऊंगा। शादाब जी जवाब दीजिए। सबसे पहले तो मैं शोएब भाई से इसलिए मैं इस बात को इसलिए कर रहा हूँ कि एज अ मुस्लिम जी शोएब भाई को जी मैं ये पूछ रहा हूँ कि मुझे एक बात बता दीजिए, इस्लाम में ज़कात कितने % देने की इजाजत है? 2.5%? 2.5% ज़कात से अगर ऊपर देंगे अच्छी बात है कि गलत बात है? अच्छा है ना। अगर आपको बढ़ा के दे रहे हैं ये तो अच्छा काम है। मैंने इस तर्ज पे इस बात को कहा कि ये नहीं है आपने जो आपने तर्क दिया कि नहीं कुरान में अगर लिखा है इतना तो आप ज्यादा कैसे देंगे? कम से कम है वो दर्जा कम से कम देने का है, ज्यादा बढ़ा के देने की बात नहीं है। मेरे नबी ने कहा कम से कम 25 देना ही है। अगर 50 दे रहे हैं तो इसलिए मैंने कहा ये खुशी की बात है। 2.5% आप ज़कात दे रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन अगर आप 5 देना चाहे मुबारक हो आपको, मैं आपको भी मुबारकबाद दूंगा। इसलिए मैंने कहा शोएब भाई, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मैंने कहा
मैं भी मुसलमान हूं, आप भी मुसलमान हैं, और मैं इस बात को जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मेरी सरकारें मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। आप बार बार इस चीज को अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं कि हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र हो रहा है, कुछ नेगेटिव लाइंस आ रही है। आज बराबर के राइट्स मिल रहे हैं, खुश होना चाहिए। देश के संविधान निर्माताओं ने ये सोच रखी थी कि सबको बराबर हक हो, एक यूसीसी आए। मैं कह रहा हूँ ये समझ में आता है। सर ओके भाई क्यों छोड़ दिया गया? शोएब जमाई 20 सेकंड जल्दी से, 20 सेकंड में बात पूरी कीजिए। शोएब जमाई 20 सेकंड में बात पूरी कीजिए जल्दी से। फिर चला गया, फिर शोएब जमाई का कनेक्शन चला गया। बल्कि शरई मामलों का कोडिफिकेशन, शरई मामलों का कोडिफिकेशन जो है खुद शरीयत के अंदर कर देना चाहिए, ताकि वो यूनिफॉर्म हो जाए सारे देश के लिए और बाकायदा उसके लिए पोर्टल होना चाहिए। ये राय थी, ये राय नहीं थी कि आप विधानसभा में एक कानून के तहत उसको बंदिश कर दे ताकि वो नाफिज ना हो। तो ओके ठीक है, का जो है अब समय आरपी सिंह का है। ओके शोएब जमाई, ओके शोएब जमाई कह रहे हैं आप लोगों ने उनकी राय नहीं मानी। भाई आरपी सिंह साहब, आप बिल ले आए, आप लोगों ने इनकी राय नहीं मानी। देखिए, अरे यार मैं जा रहा हूं, मैं नहीं, तहसीन भाई आ रहा हूं, तहसीन भाई तुरंत आ रहा हूं, रुकिए। अभी बताया, अभी शबाद तहसीन पुना वाला 10 सेकंड में आ रहा हूं मैं। अभी आपको उत्तराखंड के मेरे साथी ने बताया किस प्रकार से सबको बुलाया गया, सबसे बात हुई, परंतु सुप्रीम कोर्ट के जजेस का क्या कहना है वो सुन लीजिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि ये कब तक लागू होगा। कुलदीप सिंह जी जस्टिस रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा कि ये लागू क्यों नहीं हो रहा। प्रतिभा सिंह हाई कोर्ट में जज हैं, उन्होंने इस बारे में चिंता जताई। ये निरंतर कोर्ट्स भी इस पर टिप्पणियां करते रहे भाई ये कब लागू होगा, और अलग अलग प्रकार से वह कहते रहे कि ये कानून को डेड क्यों कर रखा है, ये धारा 44 को आपने ठंडे बस्ते में क्यों डाल रखा है, इसको लागू कराइए। तो कोर्ट का भी आदेश था, और उसके बाद अपने अपने राज्यों को अपना अधिकार है, और उन्होंने सबसे सलाह की है, सबसे राय की है, सबसे मशवरा किया है। और अभी एक सेकंड सुनिए, एक सेकंड। और अभी ये कह रहे थे कि ट्राइबल्स की पॉपुलेशन मुसलमानों से ज्यादा है। ट्राइबल कुल मिलाकर वहां पे 2.5% है, और मुसलमान 13.95% है, 14% लगभग है। तो इसकी ऐसी गलत जानकारी मत दीजिए। परंतु फिर भी ये हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है। मैं तहसीन भाई के साथ इस बात पक्ष में हूं कि कुरीतियां किसी भी धर्म में हो वह ठीक होनी चाहिए। अगर हमारे यहाँ सती कुरीति थी तो उसको ठीक किया गया, यहाँ और भी कुरीति हो तो उसको ठीक करना ही चाहिए। ठीक है वारिस पठान, फिर आप लोग हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं इस पर? देखिए अग्रवाल साहब, इस देश के मुसलमानों की एक बदकिस्मती है थोड़ी कि हमारे में भी कुछ ऐसे आरएसएस के आइडियोलॉजी वाले, आरएसएस के तलिए चाटने वाले मुसलमान हैं जिनको डेमोक्रेसी का डी नहीं पता, जिनको संविधान का सी नहीं पता, यूनिफॉर्म कोड का सी नहीं पता, जिनको वो आकर यहाँ पे बात कर रहे यूसीसी की। मजे की बात बोल रहे कि संविधान बनाने वालों ने यूसीसी का समर्थन किया। बताओ, अम्बेडकर साहब ने, अब हमारे लिए तो कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है? मैं बेवकूफ़ी की बातों का जवाब नहीं देता, आपको तो पता है ना, बेवकूफ़ से दिमाग लड़ाना खुद को बेवकूफ़ी बोला जाता है, इसलिए मैं नहीं जवाब देता। लेकिन आपके पैसे, मैंने नाम नहीं लिया लेकिन अब समझ गया जो भी है। अंबेडकर साहब ने खुद कहा था, जिन्होंने संविधान बनाया था, कि यूसीसी को आप मैंडेटरी नहीं कर सकते, वॉलंटरी होना चाहिए। इनको ये नहीं पता कि ऑलरेडी कानून के अंदर स्पेशल मैरिजेस एक्ट है, इंडियन सक्सेशन एक्ट है, हिंदू मैरिजेस एक्ट है, उसका आप सबका क्या करेंगे? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर जो टैक्स रिबेट उनको मिलता है, क्या वो हटा देंगे? अभी हमारे सिंह साहब सरदार है, तो इससे सरदार को फर्क पड़ेगा, हमारे क्रिश्चियन भाइयों को फर्क पड़ेगा, आदिवासी को फर्क पड़ेगा। मगर इनको नहीं, इनको एक ही से समझ में आ रहा है कि बस बीजेपी ने बोल दिया, मोदी ने बोल दिया तो उसमें कुछ है। नहीं, समझिए ये देश के प्लुरलिज्म, सेक्युलरिज्म के लिए बहुत बड़ा खतरा है इस तरह का कानून लाना, क्योंकि हमारा देश विभिन्न मल्टी लैंग्वेज, अरे आप जिनकी बात कर रहे हैं, सरदार की बात कर रहे हैं, आप मुस्लिमों की बात कर रहे हैं। आपके पैनल में एक सिख प्रवक्ता बैठा हुआ है, आपके साथ पैनल में एक मुस्लिम वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बैठा हुआ है, और दोनों इस कानून की हिमायत कर रहे हैं। वारिस पठान, मैं चेयरमैन की तरफ इशारा कर रहा हूं। चलो, जिन्होंने अभी कहा कि प्रोग्रेस होना चाहिए, प्रोग्रेस करने के लिए ईमान बेच देंगे, प्रोग्रेस करने के लिए शरीयत में मदाखिलत कर देंगे। आप क्या कराना चाहते हो? प्रोग्रेस किस तरह का होना चाहिए? प्रोग्रेस तो फिर यूनिफॉर्मिटी तो सबके लिए कायदा कानून बराबर होना चाहिए ना, कि नहीं होना चाहिए? बताइए ना। हाँ, आपने कहा मौलाना लोग ने मीटिंग किया था, मुझे बताइए मौलाना लोग की मीटिंग के अंदर एक भी जन ने ये कहा कि नहीं हमको यूसीसी लाना चाहिए? बताइए मुझे। चलिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मुझे बता दीजिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने खुद देखा है कि नहीं होना चाहिए? ये असंवैधानिक है, प्लुरलिज्म सेक्युलरिज्म के खिलाफ है, डेमोक्रेसी के खिलाफ है। हमारे हुकूकों को छीनने की कोशिश की जा रही है, आप उनका साथ दे रहे हो क्योंकि आपको एक पोजीशन दे दी है चेयरमैन की। कब तक रहोगे आप चेयरमैन?
उसके बाद तो छोड़ना है, मगर ऊपर मुंह दिखाना है, दुनिया में मुंह दिखाना है सबको। कायदे कानून का पालन करना चाहिए आपको भी। पहले पढ़ो, आप पहले पढ़ो यूसीसी को क्या है वो, पढ़ो बीएस चौहान का रिपोर्ट, पढ़ो लॉ कमीशन का रिपोर्ट, जो उन्होंने कहा था कि यूसीसी ला नहीं सकते, यहां पर यूसीसी लाने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद बहस में आइए, क्या लिखा है ड्राफ्ट के अंदर, आपको पता है क्या लिखा है? लिविंग रिलेशनशिप को आप मानते हो क्या? लिविंग रिलेशनशिप को उसको जाके वो करना है, उसमें जो बच्चा पैदा होगा उसको आप लेजिटिमेट बोलना है। पता है आपको क्या कानून है? वो नहीं पता आपको कुछ भी ना। प्रॉब्लम आपका ये है, आपको बुलाया TV9 वाले ने, आप आके बैठ गए, बस आपको बोला गया मुसलमानों के खिलाफ बोलना है। आप मुसलमानों, आप बोल रहे चैनल का एजेंडा को आगे लेकर जा रहे हो। क्या बात कर दी नहीं, आपने? छोड़ दो ये सब बातें, किसी अच्छा को नहीं नहीं है। बोला किसी के खिलाफ बोलना है। वारिस संविधान पठान, खतरे में आपको है, हमने बुलाया तो हमने डेमोक्रेसी बोला खतरे आपको में किसी के है, खिलाफ बोलना है। क्या बात कर दी आपने? खतरे में है। वारिस पठान, ये क्या बात कर दी आपने? हमने किसी को नहीं बोला कि आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। मैंने उनको बोला कि आप आइए, आप चेयरमैन हैं, आप मुसलमानों के खिलाफ बोलिए। मैं बोल रहा हूं आपके चैनल पर बैठकर, चलिए ये बोल आप TV9 पे कोई प्रॉब्लम नहीं लगाइए। TV9 ने आपको बुलाया है, TV9 ने आपको बुलाया, हमने आपको कोई एजेंडा दिया क्या? छुपके नहीं, पीछे नहीं। जो बोलता है वारिस पठान जो बोलता है सामने बोलता है। तो वारिस पठान सामने बोलता है, बाकी पीछे से बोलते हैं। क्या बात कर दी आपने? जवाब दीजिए भाई। तलाक से मालूम है कितने? शादाब जी जवाब दीजिए। शादाब जी, आपको हमने बोला कि आप इस लाइन में बोलिए, उस लाइन में बोलिए, ये बोला हमने? आप सुनिए ना। अरे आप क्या मुकाबला करोगे मेरी जुबान की आतिशबाजी का? आप क्या मुकाबला करोगे मेरी जुबान की आतिशबाजी का? क्या मुकाबला करोगे मेरे कानूनी नॉलेज का? क्या मुकाबला करोगे आप? ट्रिपल तलाक से किसको फायदा हुआ? कैसे सेंट पड़ गए? पता है आपको? चिल्लाइए मत, तो आपसे तेज चिल्ला सकता हूँ मैं। आरोप नहीं, सच्चाई बयान कर रहा हूँ मैं। असली रंग मत दिखाइए, गुंडाई मत दिखाइए। आराम से सुनिए। आप डिबेट करने आए, मुसलमान के रिप्रेजेंटेटिव बन के आए, अपना एक बेहतरीन किरदार दिखाइए। शर्म आनी चाहिए आपको। के तलवे चाटने वाले हो आप। नहीं है जो आप आपको दिखा रहे पता नहीं यूनिफॉर्म ये सिविल नबी कोड का क्या किरदार नहीं है? है जो आप बीएस चौहान दिखा का रहे। रिपोर्ट क्या है? आप आपको जैसे पता नहीं है? मुसलमानों ने इस्लाम को बदनाम कर रखा है। पता नहीं है? आप जैसे मुसलमानों ने शर्मसार आप कर रखा जैसे है। मुसलमान दुनिया शरीयत को खत्म कराना चाहते हैं। आप जैसे मुसलमान अपनी कुर्सी के लिए गुंडाई दिखाते हैं। आप टीवी चैनल अपने सिर्फ कुर्सी के लिए शरीयत को खत्म करना चाहते हो आप जैसे ये मेरे नबी का तरीका नहीं था, ये मेरे सहाबाओं का तरीका नहीं था। आप क्या था? क्या पता है आपको रसूल के तरीका का? क्या पता है आपको शरीयत के बारे में? क्या पता है आपको सुन्नत के बारे में? आप मुफ्ती हो, हाफिज हो, आलिम हो, क्या हो आप? चलिए ठीक है, मुझे लगता था डिबेट होगी, मुद्दों पर होगी, लेकिन अंत में आकर फिर वही तू में डिबेट फंस जाती है और मुद्दे पे बात नहीं हो पाती। समय खत्म हो चुका है, माफ कीजिए। देखिए, किसी प्रवक्ता को बोलना उनको समय नहीं मिल पाया, इस वजह से। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। यूसीसी आ चुका है बिल, अब पास होगा तो उसके बाद कानून बनेगा, और उसके बाद क्या देश के दूसरे राज्यों में भी आएगा? क्या 2024 का चुनाव यूसीसी उसका एक बड़ा मुद्दा होगा? अब ये आने वाला वक्त बताएगा।